एपिसोड की शुरुआत में यीचन ने येनसे के दोस्तों की बाट लगा कर रख दी थी। वो लोग कुछ खास कर नहीं पाते येनसे को बचाने के लिए। यीचन अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए एक बहुत ही डेंजरस अटैक तैयार करता है और उसके बाद वो येनसे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। और जैसे ही अटैक हो पाता कि इससे पहले उसके अटैक को कोई वहां पर आकर डिस्ट्रॉय कर देता। एक हम किसी और ने बल्कि लिंथिया ने किया था जो वहां पर आकर पहुंच चुका था और ये उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद यीचन से कहता है कि अपनी ये हरकत बंद कर। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो अपनी सेक्टर इसाबल के ऊपर तुम अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर ये लोग बिजी थे तो वही हम यहाँ पर उस बॉक्स को भी देख पाते हैं जो ना कमरे के अंदर पहुंच चुकी थी जहाँ पर येनसे अपना ब्रेक थ्रू करने वाला हुआ। वहाँ पर उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग ऑरा महसूस हो रहा होता है। जब येनसे को देखती है वो समझ जाती है कि इसी के अंदर से वो ऑरा बाहर निकल रहा है। येनसे की नजर भी इस बॉक्स पे जाती है लेकिन वो कुछ करता नहीं है। तो उसको पता था कि अगर वो अपना ध्यान भटकाएगा तो अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा और उसके ऊपर ये उसकी कल्टीवेशन बैकफायर कर जाएगी। वो पूरा ध्यान लगा रहा था अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो। इसी चीज को देखकर वो फॉक्स कहने लग जाती है कि इसके अंदर ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी है। अभी तो मैं फॉक्स बनी हुई हूं ना, अगर मैं अपने ओरिजिनल रूप में होती ना और उसके बाद मैं अगर इसकी सारी एनर्जी को निचोड़ ली होती सोल पावर को इसकी तो क्या मजा आता। उसके बाद तो मैं उस टावर के अंदर से बाहर निकल जाती। तो वो सीधा येनसे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती ताकि उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सके। लेकिन येनसे की चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बैरियर लगा हुआ था, इस वजह से वो कुछ हरकत कर नहीं पाती। मतलब कि उसी टावर के किसी डीमन ने ना इस फॉक्स को यहाँ पर भेजा है ताकि वो येनसे की एनर्जी निचोड़ सके जिससे वो डीमन टावर से आजाद हो जाएगी। इधर लिंथिया जो था वो यीचन से कहता है कि देखो तुमने मेटल पीक के अंदर ना कदम रखने की कोशिश की और यहाँ पर आकर डिसाइपल को परेशान किया। ये तुमने बहुत गलत किया, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एग्जीक्यूशन हॉल वाले मास्टर को तुम्हारे बारे में पता चला तो वो तुम्हें ऐसी पनिशमेंट देंगे जिसका तुम हिसाब भी नहीं लगा सकते। यीचन कहता है कि ये दोनों अचकाने बचकाने ये तो गुलाम है, इनको क्या डिसाइपल कहा जाता है मेटल पीक के अंदर। मैं तो उनको नौकर मानता हूं। और देखो मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ एक बार वार्निंग दे रहा हूं कि अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम हो कौन और तुम्हारी भी जान ले लूंगा इनकी तरह। बेहतर होगा कि तुम मेरे रास्ते से साइड हो जाओ अगर जान प्यारी है तो। लिंथियन जिसमें काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो अपनी स्वॉर्ड निकालता है यीचन के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुका था। ये कहते हुए कि तूने हर डिसाइपल को बुली करने की आदत बना दी है, आज मैं तेरी आदत खत्म करके रहूंगा। वो यीचन के ऊपर अटैक करता लेकिन यीचन सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। लिंथियन के अटैक को आसानी से रोक पा रहा था लेकिन लिंथियन भी रुकने वाला नहीं था। वो भी अच्छी अटैक करता है उस यीचन के ऊपर। उनका बैटल काफी भयंकर रूप ले चुका था और थोड़े बहुत अटैक करने के बाद लिंथियन की हालत खराब हो जाती है। वो यहाँ पर घायल हो चुका था बुरी तरीके से, वो कुछ कर ही नहीं पाता। यीचन कहता है कि देख लिया बड़ा आया था मुझसे पंगा लेने वाला, अगर अगला जन्म बच जाए ना तो वापस अपना बदला पूरा करने के लिए पहुंच जाना। तो ये देखकर ज़ुई और ज़ामू जो होते हैं ना उनके गुस्से का ठिकाना था। वो कहते हैं कि यीचन तूने ये करके अच्छा नहीं किया। वो दोनों यहाँ पर तुरंत अपनी पावर को ना कंबाइन करना शुरू कर देते हैं। वो यहाँ पर किसी खास तरह की टेक्निक को वो यूज कर रहे थे जैसे दोनों की पावर आपस में कंबाइन होती है। वहाँ पर एक स्ट्रांग एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट होता है। वो ब्लास्ट सीधे जाकर अटैक देकर मार चुका था उसे यीचन के ऊपर, लेकिन इसका उतना कुछ खास असर नहीं होता। ज़ुई कहती कि ज़ामू मैंने कहा था ना कि हमने अभी तक ये टेक्निक को अच्छे से कंप्लीट किया नहीं है तो कैसे ये टेक्निक काम करेगी उतना खास तरीके से। देखो इसका तो कुछ भी असर नहीं हुआ इन लोगों के ऊपर, लेकिन इतना हो गया था कि थोड़ा सा ना चोट लग गई थी उस यीचन को, उसका हल्का सा कट लग के खून गिर रहा था। तो ये देखकर वो यीचन कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, जो मेरा एक बूंद तुमने खून गिराया। आज तक किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी जिसने मेरा ये काम किया हो। तो अब वो यहाँ पर अपने आइस एलिमेंट की पावर को यूज करने लगा था। अब वो वाटर पीक से था तो वो वाटर को आइस बनाकर वो ज़ामू और ज़ुई के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन जैसे वो ये कर पाता कि उससे पहले जिन जो होती है वो यहाँ पर आकर पहुंच जाती है और उसने उस यीचन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आई हुई थी। वो कहती है यीचन से कि अबे तू अपने आप को समझता क्या है कि जो मन करेगा वो करेगा और तुझे रोकने वाला यहाँ पर कोई होगा भी नहीं। ये ज़ुई और ज़ामू जो है ना वो मेरे दोस्त है और अगर इनके ऊपर तूने हाथ उठाने की कोशिश की ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यीचन यिन से कहता है कि देख ये मैटर जो है ना तेरे से रिलेटेड नहीं है, इसलिए कल्टी मार ले यहाँ से। लेकिन यीचन को पता था कि यिन कमजोर नहीं है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और उससे पंगा लेना मतलब कि भारी पड़ सकता है उसको। इस वजह से वो उसको वहां से जाने की सलाह दे रहा था। वो कहता है कि तू जानती नहीं कि मैं कौन हूं। तो ये कहती है कि तू ऐसा लग रहा है कि तेरा थोपड़ा कहीं देखेगा है लेकिन याद नहीं आ रहा। भगाओ कहीं के नौकर कहीं के गुलाम हो गए तुम लोग, क्योंकि ऐसी गंदी शक्ल वालों को कौन ही काम देगा। तो ये सुनकर यीचन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मुझे गंदी शक्ल का कहने की कोशिश की। इस पूरे सेट का सबसे सुंदर इंसान हूं मैं। देख अपनी आंखें फाड़ कर देख मैं कितना हैंडसम हूं। मेरे हर एक चेहरे के हिस्सों को देख तुझे समझ में आया कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर इंसान हूं। तो ये देखकर यिन कहती है कि देख तो ये अच्छे से, लेकिन अब तो लग रहा है कि तुम पहले से भी ज्यादा गंदे दिख रहे हो। मतलब फिर भी नॉर्मल कहा था तो अब गंदे से भी गंदे हो। यीचन गुस्से से पागल हो गया कि ये नहीं हो सकता, पहली बार किसी ने मेरी बेइज्जती की है, मुझे गंदा कहकर छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। दूसरी तरफ येनसे जो था ना वो अभी भी यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन करने में लगा हुआ था और वो ब्रेक थ्रू करने के काफी करीब पहुंच गया होता है। और वहां पर वो फॉक्स अभी भी मौके की तलाश में थी कि कब उसको मौका मिले और कब वो यहाँ पर येनसे की सोल पावर को ना पूरी तरह से निचोड़ जाए, लेकिन उसको वैसा मौका मिलता नहीं जल्दी। तो इधर यीचन जो था ना इसने अपने वापस से एक बहुत ही कमाल के टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था और उसकी मदद से वो अटैक देकर मार देता है यिन के ऊपर। लेकिन यिन आसानी से इस अटैक को रोक जाती है और वही अपने अंडे तोड़ने वाले टेक्निक को यूज करती है। वो एक ही लात घसेड़ कर मारती है यीचन के अंडों पर, लेकिन उसके आइस एलिमेंट की पावर ने ना वहां पर एक आइस की चड्डी बना दी थी। इस वजह से वो अटैक जाकर उसको नहीं लग पाता और वो बच जाता है, वरना बेचारे के अंडे अभी टूट गए होते। यिन भी हैरान थी, ये तो बड़ा कमाल का था, इसका अंडा टूटा नहीं। तो इस चीज से ना यीचन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो एक बार फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गया था, लेकिन जैसे वो यहाँ पर कुछ कर पाता कि इससे पहले ही वहां पहुंच जाता है। वहां पर आया था तियान्यू और वो अपने बंदों को लेकर आया हुआ था और आने के बाद वो यीचन से कहने लग जाता है कि देख तुझे क्या लगता है कि हम यहाँ मेटल पीक के अंदर सारे के सारे लूजर भरे हुए, हम लोगों के पास कोई ताकत नहीं है कि कोई बाहर के पीक वाला बंदा यहाँ घुस आएगा और हम ऐसे शांत बैठे रहेंगे, हम नहीं छोड़ने वाले तुम लोगों को। तो यीचन कहता है तियान्यू से कि तियान्यू तो वैसे भी इनसे नफरत करता है ना, मैं भी उससे नफरत करता हूं और मैं उसको ही मारने के लिए आया, तो क्यों ना हम दोनों यहाँ पर टीम बना लेते हैं। टारगेट तो अपन दोनों का एक ही है ना, यिन को मारना, तो टारगेट पूरा हो जाएगा। तो ये सुनकर तियान्यू कहता है कि देख वो जो पंगा है ना वो मेरे और यिन के बीच का है, तो मैं चाहता हूं कि कोई तीसरा इसके अंदर टांग घुसाए। मैं इतना भी लूजर नहीं, इतना भी कमजोर नहीं कि ये पंगे को अपने हाथों से हैंडल ना कर सकूं। मेरे असल मामले में मत घुस दो, उस चीज को साइड भी कर दिया जाए ना तो वो अब ना मेरे मेटल पीक का डिसाइपल हो चुका है और अगर यहाँ के किसी भी डिसाइपल को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं बीच में आकर उसको रोकूंगा। तो ये चल गया ठीक है, जब मैं तुझे ऑफर दे रहा था कि तू मेरे गुस्से से बच सकता था, मेरा साथ दे सकता था, तूने उसको रिजेक्ट किया, तो मेरे सारे के सारे अटैक्स को ना तुम सब झेलने के लिए तैयार हो जाओ। देखता हूं कि कौन ही मेरे सामने टिक पाता। वो एक बार फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर चुका था। अब अपने किसी आइस फॉर्मेशन को समन कर लेता है, जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। ये समन करते साथ ही यहाँ पर पूरा आसमान का रंग बदल जाता है। हर तरफ से एक आइस की पावर ना सभी को घेर चुकी थी। ये पावर इतनी स्ट्रांग थी कि अच्छे से अच्छा कल्टीवेटर ना जम जाए यहाँ पर और उसकी जान तक चली जाए। लेकिन यीचन रुकता नहीं, वो अपनी आइस एलिमेंट की पावर को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा था। वो कहता है कि आज मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, सबको मार डालूंगा। यानी जब अटैक करने का ट्राई करता है
स्पॉट तक टूट जाती है, वो अटैक तो कर ही नहीं पाता। वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि मुझे लगता है ना इसने जो अपनी आइस की पावर को यूज किया, ये हमारी कल्टीवेशन पावर को सप्रेस कर दिया, मतलब हमारी पावर को वो दबा दिया। इस वजह से ना हम अपनी स्पॉट का अच्छे से यूज कर पा रहे, ना ही कोई पावर का यूज कर पा रहे। तो इस सिचुएशन में इसको हराना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जब सब लोग यहाँ पर टेंशन नहीं लेना कि उस कमरे के अंदर से जहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था, एक जोरदार ऑरा का ब्लास्ट होता है, जो कि ये संकेत दे रहा था कि शायद यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू बस करने वाला है या वो ब्रेक थ्रू कर चुका है। जब सारे के सारे लोग यहाँ पर कहने लग जाते कि लगता नहीं कि हम यहाँ पर बचने वाले, हम सब आए थे गिनती को बचाने के लिए, लेकिन अब हम अपने आप को नहीं बचा पा रहे, हम मरेंगे और ये गिनती को भी जान से मार डालेगा। आज सब खत्म हो गया, आज हम कुछ भी नहीं कर पाए। और जैसे उनकी उम्मीद टूटी थी ना, आसमान में एक बिजलियों का ऑरा भरने लग जाता है, वहाँ पर एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और सीधा आकर गिरती है उसे ये चल के जो आइस एलिमेंट की पावर थी ना उसके ऊपर। जिससे होता है कि आइस एलिमेंट की पावर एक सेकंड के अंदर चकनाचूर शुरू हो चुकी थी। किसी को यकीन नहीं होता कि आइस एलिमेंट की पावर आसानी से कैसे डिस्ट्रॉय हो गई। ये जो लाइटनिंग की पावर आई ये किया जिसने ये चल खुद आगे हो चुका था। वो सब लोग आसमान की ओर देखने लग जाते हैं, ये है कौन कौन आ रहा है यहाँ पर। जैसे उनकी नजर जाती है आसमान की तरफ ना, हम देख पाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि गिनती था, जिसने अपना ब्रेक थ्रू किया, जिसका एक नया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वो इतनी कमाल की एंगल मारते हुए आता जिसका कोई हिसाब नहीं था। उसी के अंदर से वो लाइटनिंग पावर निकली थी जिसने सारे के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। और अब यहाँ पर गिनती पहुंच चुका था अर्थ रैंक के लेडी स्टेज के ऊपर। जितने भी गिनती के दोस्त वगैरह थे ना, बस उसको देखते ही रह जाते कि क्या उसका कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। उसके लुक्स देखो, उसके कपड़े देखो, उसका सब कुछ कितना ज्यादा कमाल का, इतना हैंडसम लग रहा है। ये चल भी एक पल को एकदम दंग रह चुका था कि ये क्या किया इसने। लेकिन फिर भी वो उससे कहता है कि देखिए तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पर नया ट्रांसफॉर्मेशन बना कर आएगा तो तब तुम मुझसे मुकाबला कर पाएगा? नहीं कर सकता, अभी भी मैं तुझे हराने का दम रखता हूँ। तो वापस अपनी स्वॉर्ड ये गिनती के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुका था। ये होने से पहले गिनती तुरंत अपनी प्रोफाउंड स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उसकी मदद से जैसे ये उस लीजन ने अपना अटैक किया था उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करता था। प्रोफाउंड स्वॉर्ड सीधा उसके तरफ ही बढ़ने वाली थी और जैसे जैसे वो अपने आप को बचा लेता है, ये रुकने वाला था। उसके ऊपर अटैक का तो असर होगा ही नहीं। जब वो ब्रेक थ्रू नहीं किया तब कुत्तों की तरह मारा था इस ये चल को, तब ब्रेक थ्रू कर चुका है। तो ये चल की तो आज मौत लिख दी गई है। गिनती इतना घसीट के उसको पंच मारता है कि पूरा जबड़ा वड़ा सब टूट चुका था। उसे ये चल की हालत खराब हो जाती है। उसके दोस्त को उठा के वहां से ले जाते, अरे बॉस ये चलो चलो वरना हम सब मरेंगे, अभी मैटर को शांत कर देना बेहतर है। तो जैसे वो लोग यहाँ पर ये चल को ले जा रहे थे ना, गिनती उसके दोस्त वगैरह वहां पे पहुंच जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि अरे हमने तुम लोगों को कहा था जाने के लिए, ऐसे कैसे गलती मार रहे हो? हम लोगों को तुम्हारी खातिरदारी करने का अच्छे से मौका ही नहीं मिला, तुम अभी गलती मार रहे हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो ये चल यहाँ पर ना पैंतरा आजमाता है। वो कहता है कि देख ये तो हमारा सेक्टर है और नहीं तुम्हारे सेक्टर है डिसापल, तो अपने सेक्टर के डिसापल को मारना बहुत बड़ा अपराध होता है, तुम ये कर ही नहीं सकते वरना एग्जीक्यूशन हॉल के बाहर तुम्हारी जान ले लेंगे। तो ये उसके दोस्त वगैरह कहते हैं कि किसने कहा हम तेरी जान लेने वाले, हम सिर्फ तेरी जान बचाएंगे, बाकी सब कुछ ले लेंगे तेरा। अब यहाँ पर धुलाई शुरू होती है ये चल की। वो उसको ना बॉल की तरह मारा जा रहा था। एक बंदे को पास जाता वो तो उसको घसीट कर वो लात घुसे से मारता, उड़कर वो दूसरे के पास जाता, दूसरा उसको घसीट कर लात घुसे मारता, तो वो फेंका कर दूसरे के पास जाता। बिल्कुल हम जैसे एक वॉलीबॉल खेलते ना वैसा यहाँ पर काम हो चुका था। उसको बॉल बनाकर ये चल को मारा जा रहा था। उसका दांत वात हाथ सब टूट चुका था। जैसे सभी ने कहा था कि वो उसकी जान नहीं लेंगे लेकिन सब कुछ ले लेंगे, मतलब उसको हड्डी पर से तोड़ देंगे और उसके अंदर कुछ जान बची ही नहीं रहेगी। आखिर में यहाँ पर जिमी जो होती है ना, वो भी यहाँ पर अपना सिग्नेचर मूव जो होता है वो भी कर देती है, यानी कि उसके अंडे फोड़ देती है। बेचारे ये चल के अंडे तक टूट चुके थे। वो यहाँ से सीधा उड़कर चला जाता है अपनी ही बॉर्डर पीक के अंदर। सब के सब बंदे गायब हो चुके थे। उसके जाने के बाद यहीं से जो था ना वो त्यान से कहता कि तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने और तुम्हारे भाई ने ना इस सिचुएशन के अंदर मेरे दोस्तों की हेल्प करने के लिए पहुंचे। और त्यान जिनसे से गुस्सा था तो उसको कोई जवाब नहीं देता, बस इग्नोर मारकर वहां से आगे बढ़ जाता है। इसके बाद जिनसे अपने दोनों दोस्तों से कहता है कि यार मैंने तुम लोगों को कहा था कहीं नजर रखने के लिए, कुछ गड़बड़ होती है तो बताना, और तुम ऐसी फाइट के अंदर कूद गए कि जिसमें तुम्हारी खुद की जान जा सकती थी। ऐसे बेवकूफी आइंदा कभी मत करना, तुम लोगों को कुछ हो जाता तो मैं कैसे बर्दाश्त कर पाता। तो उसके दोस्त कहते कि अरे नहीं हम लोग इतने भी कमजोर नहीं, तुम हमको इतना कमजोर मत समझो, वैसे भी तुम्हारे पर कोई हाथ उठाने की कोशिश करेगा तो हम कैसे शांत बैठ सकते हैं। यही भी वहां पर पहुंच जाती है और उन दोनों से कहने जाती है कि वैसे तुम लोगों का जो कंबाइंड मूव था ना, जो अटैक तुमने किया था लेकिन अच्छे से हुआ नहीं, तो बहुत कमाल का था, कैसे सिखाया तुमको ये? तो वो कहते कि ये तो हमें जिनसी ने सिखाया, पर अभी तक हम ना उसको एकदम अच्छे से सीख नहीं पाए हैं। तो ये सुनकर यही कहते कि वाह ये तो कमाल की बात है, तो इनकी क्या तुम मुझे भी सिखा दोगे? इसी तरह के अटैक और भी कुछ अटैक होंगे तो वो भी मुझे सिखा देना। तो इनकी कहते कि ठीक है मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, जो मुझे आता रहेगा, जो चाहिए रहेगा सब कुछ बता दूंगा, लेकिन एक शर्त के ऊपर कि जब भी मैं कभी यहाँ मौजूद ना रहूं, कहीं और चला जाऊं, तो मेरी गैर हाजिरी में ना आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा मेरे दोनों दोस्तों का। कुछ भी इनके ऊपर हो तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो यही कहते कि अरे इनकी फिक्र छोड़ो, ये तो मेरे भी दोस्त बन गए आपसे, इनके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, इनकी फिक्र अंदर कभी मत करना। दूसरी तरफ हम यहाँ पर कैन सेट के वाटर पिक का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये चल को ना लेकर आया गया था। उसकी हालत बड़ी बेरहमी से खराब थी, उसका इलाज किया जा रहा था, उसके दांत वगैरह सब टूटे फूटे थे। उसके दोस्त वगैरह उससे कह रहे कि अरे यू चैन तुम ना क्यों इतना टेंशन लेते, आज हमने इतना ध्यान नहीं दिया था, हमें नहीं पता था कि वो यंती अपना ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लेगा, वो ब्रेक थ्रू भी कर जाएगा, साथ ही साथ वो त्यान जो और लंतियान भी उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाएंगे। इस वजह से हम हारे, वरना आज यहाँ पर यंती अकेला होता ना तो उसको मार ही दिया जाता। तो यंती कहता कि वो सब छोड़, मुझे ये बता कि मैंने तुझे कहा था ना यंती का बैकग्राउंड ढूंढने के लिए, वो कहां से आता है, क्या करता है, क्या उसका बचपन जवानी क्या थी, सब कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो उसका दोस्त कहता है कि हां मेरे पास एक लेटर है, उसमें लिखा हुआ यंती के बारे में। तो जैसे है ये उस लेटर को पढ़ा होगा ना, उसमें लिखा हुआ था कि यंती ने मुझे थर्ड प्रिंस है यानी कि ब्यूटी ब्लेड का भाई, उसको ना पॉइजन से आजाद किया था, उसके पॉइजन को उसने ठीक किया था। तो इसकी वजह से ना उस प्रिंस ने यंती को एल्केमी कंपटीशन जो होने वाला है कुछ दिनों बाद उसमें इनविटेशन भेजी है। तो यंती आगे चलकर उसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो ये सुनकर वो कहना चाहता है ये चल के अच्छा, तो इसके बाद वो प्रिंस मेहरबान है ना, उसी के दम पर ये यंती इतना ज्यादा उछलता है कि मैं कुछ भी कर लूं वो प्रिंस तो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाएगा। और यहाँ पर ये जो लेटर भेजने वाला था ना कोई और नहीं था बल्कि वो जो ब्यूटी ब्लेड का भाई है उसका ही बड़ा भाई होता है। उसी ने सारी की सारी जानकारी दे दी इस ईचन को, मतलब ये हो सकता है कि वो कुछ अलग ही प्लानिंग कर रहा होगा इस ईचन के साथ। तो ईचन कहना चाहता है कि बस मौका चाहिए मुझे यंती को मारने का, अगर मैंने उसको मार दिया ना तो एडर प्रिंस जो है जिसने मुझे लेटर भेजा है वो मुझसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, लेकिन मैं अपने हाथों से यंती को नहीं मार सकता वरना बदला हो जाएगा और मैं उस सीक्रेट राइड में जाने की अपॉर्चुनिटी खो दूंगा, मुझे कुछ और बंदोबस्त करना पड़ेगा। अभी वहां पर डिमोनिक ऑरा फैलना चाहता है और यहाँ पर वो डिमोनिक ऑरा जो था वो पूरी तरह से भरकर उस ईचन से कहना चाहता है कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूं उस यंती को मारने के लिए तो कैसा होगा। जिसके बाद तुरंत ही वहां पर वो फॉक्स आ जाती है और फॉक्स ने आने के बाद अपनी पावर का यूज करते थे उस ईचन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। तब अपनी सारी की सारी पावर को ईचन के अंदर डालते हुए उसको पोजेस करने की कोशिश कर रही थी। तब हम देख पाते हैं कि फॉक्स ने अपने आप को अपने
ओरिजिनल रूप में ढाल लिया था। यूटी एक फॉक्स स्प्रेड बन जाती है, वो इतनी ज्यादा सुंदर लगेगी जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता, बहुत ज्यादा सुंदर होती है वो। तो यहाँ पर वो आने के बाद कहने लग जाती है उसे ये चांस है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ यूटी को मारने में, तो मेरा भी इससे काम हो जाएगा क्योंकि मुझे उसकी सोल पावर चाहिए। तुम बस एक काम करो, यूटी को किसी भी तरह से ना वो जो टावर है जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ तक ले, वहाँ के आने के बाद मैं सब कुछ का बंदोबस्त मैं कर लूंगी। तब उस फॉक्स स्प्रेड से पोजेस हो चुका था ये चंद, तो वो कहता है कि बिल्कुल मैं तुम्हारे ये करने को तैयार हूं। अब देखना यूनिटी बचेगा नहीं। इन लोगों ने मिलकर तो यूनिटी की पूरी तरह से फील्डिंग सेट कर दी थी। अब देखते हैं यूनिटी के साथ आगे क्या होगा। हम उस फॉक्स स्प्रेड को एकदम जोर से खिलकारी मारते हुए हंसते हुए भी देख पाते हैं उसे टावर के अंदर से, क्योंकि इसी टावर के अंदर फंसी हुई है। यहाँ पर उसको क्या करके रखा गया, लेकिन अगर वो यूनिटी की सोल पावर निचोड़ लेती है ना तो वो यहाँ से बाहर निकल पाएगी। और इसी की वो फॉक्स भी है जो आसपास मंडरा रही है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनिटी के दोनों दोस्त थे ना वो उसी फॉक्स को ढूंढ रहे थे। अब उनकी फॉक्स के साथ दोस्ती होगी कि उनको टेंशन होगी कि फॉक्स कहाँ पे चली गई। यूनिटी जब फॉक्स के बारे में सुनता है उसको याद आता है कि ये तो वही फॉक्स है ना जो मैं कल्टीवेशन कर रहा था, तो वो वहाँ पर आई थी। उसको वो याद नहीं था कि फॉक्स उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन ये याद था कि वो फॉक्स वहाँ पर आई थी। तो वो कहता है कि हो सकता है ये फॉक्स कुछ कमाल की होगी जो मेरे आसपास ना घूम रहे हैं, उसको मुझसे कुछ चाहिए होगा तो मुझे उसको ढूंढना चाहिए। तब ये तीनों लेकिन मिलकर उस फॉक्स को ढूंढने लग गए थे। तो ऐसे ही ढूंढते हुए ना यूनिटी जो होता है ये प्लान यूनिट सेट जो है उसके सबसे मेन पीक के अंदर आकर पहुंच जाता है, जो कि सारे पीक का ना एक हिसाब से बॉस है। और जैसे यहाँ पर आता है यूनिटी को अपनी पावर से पता चलता है कि इस जगह के नीचे ना एक अर्थली ड्रैगन वेन मौजूद है, मतलब इस पीक के नीचे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन की वेन्स मौजूद होगी। और इसी ड्रैगन स्प्रेड को, ये जो ड्रैगन वेन्स है इसको सप्रेस करने के ना ऊपर 5 एलिमेंट के पीक बनाए गए, क्योंकि हर पीक के नाम अलग-अलग एलिमेंट से आते हैं और वहां पर वो एलिमेंट की पावर है ना, ये यहाँ पर एक 5 एलिमेंट फॉर्मेशन होता है जो हर एक पीक एक फॉर्मेशन बनाता है। और जब ये सारे फॉर्मेशन आपस में मिले हुए हैं तभी जाकर वो जो ड्रैगन वेन है ना ये यहाँ सेट के नीचे मौजूद है, वरना वो वहां पर कुछ गड़बड़ कर सकते थे। जो चीज ये दर्शाती है कि जिसने भी इस सेट को बनाया है, मतलब कि पहला जो इंसान होगा इस सेट की शुरुआत करने वाला वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। उसने तैयार किया होगा ये 5 एलिमेंट फॉर्मेशन और उसने वो ड्रैगन वेन को सप्रेस किया होगा नीचे। जैसे कि वहां पर एक गोल्डन लाइट भी नजर आती है, लेकिन वो देख नहीं पा रहा कि वो गोल्डन लाइट आ किस चीज से रही है। इनकी कहते हैं कि मेरे पास तो मेरे पिछले लाइफ की पावर है, अपनी सोल पावर को यूज करके भी नहीं देख पा रहा कि वो गोल्डन लाइट किसमें से आ रही है, मतलब कि जब तक वहां पे ना पहुंचा जाए तब तक उसको सेंस नहीं किया जा सकता। अभी वहां पर ये चला तो पहुंच जाता है तो ये देखकर यूनिट उसको कहता है कि तू यहां पे क्या करने के लिए आया। यूनिट कहता है नहीं ब्रो मैं तो तुमसे माफी मांगने के लिए आया था, मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूं और हम तो एक ही सेट पे डिसेबल हैं, इसलिए मैं यहां पर रिक्वेस्ट लेकर आया कि तुम मुझे माफ कर दो। ये पक्का उसी फॉक्स स्प्रेड जो है उसके कंट्रोल में रहकर ऐसी बातें कर रहा था। तो यूनिट जो होता है ना उसको वापस से वही डिमोनिक ऑरा ना सेंस होने लगता है। जब वो फॉक्स आसपास होती है ना उस टाइम जैसा ऑरा महसूस होता है वैसा भी इसको वापस से महसूस होने लग गया था, जो कि आ रहा था उसे ये चैन के अंदर से। ये समझ जाता कि कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है। तो क्या भाई मैं सोच कर बताऊंगा कि तुम्हें माफ करना है या नहीं करना। तो क्या मैं थोड़ा सा बिजी हूं, मैं अपनी उस लिटिल फॉक्स को ढूंढ रहा हूं। तुम्हारे अटैक करने की वजह से ना वो डर के मारे कल रात में कहीं छुप गई थी। तो ये कहते कि फॉक्स, अरे हां मैंने अभी एक फॉक्स को देखा जब मैं यहां पर आ रहा था, वो उसी फॉरेस्ट की तरफ गई है जहां पर वो डीमन टावर भी है। कहो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूं, चलोगे मेरे साथ, हम दोनों उस फॉक्स को ढूंढ लेंगे। यही तो यहां पर फॉक्स ने उसको काम दिया था कि उसको यूनिटी को किसी भी तरह से वो जंगल के अंदर ले जाना। तो यूनिटी को ये बात नहीं पता थी, इसलिए वो नीचे से कहता है ठीक है ले चलो मुझे, तुमने कहां पर उस फॉक्स को देखा। अब ये लोग उसी डीमन टावर की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके थे। काफी दूर तक सफर करने के बाद वो जंगल वाले एरिया में आ जाते हैं जहां पर वो डीमन टावर मौजूद है, जहां जिसने अपने मन के अंदर कहा था कि इस यूनिटी ने ना बहुत परेशान किया, बहुत इसने मुझे तकलीफ दी ना, आज सारी चीजों का बदला पूरा होगा, आज ही यूनिटी की जान जाएगी, आज ये बचने वाला नहीं है, बहुत हो गया इसका नाटक। वो यहां पर यूनिटी को एक प्लेटफॉर्म के पास लेकर आता है और कहने लग जाता है कि इस प्लेटफॉर्म के पास मैंने उस लिटिल फॉक्स को देखा था कुछ टाइम पहले, अब वो यहां पर नहीं दिख रही, ढूंढो वहां पर होगी शायद। तो जैसे यूनिटी इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है ना ये तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उस प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट करता है, जो किसी तरह का ट्रैप था और उसके अंदर जाकर अब यूनिटी फंस चुका था। यही तो काम था उस ईशन का। उसने यहां पर उस फॉर्मेशन के अंदर यूनिटी को ट्रैप करके रख दिया। ईशन कहता है कि देखा यूनिटी तुझे तो फंसाना बिल्कुल आसान लगा, मुझे लगा था कि थोड़ा सा मुश्किल लगा, लेकिन तो मेरी एक बात के अंदर ही मेरी बात मान गया और यहां पर आकर मेरे जाल में तो फंस चुका है, अब तो नहीं बचने वाला, तेरा आज मरना तय है। लेकिन हम देख पाते हैं कि यूनिटी का पीछा करते हुए यहां पर उसके दोस्त भी आकर पहुंच चुके थे, लेकिन अभी वो लोग कुछ नहीं करते यूनिटी को बचाने के लिए, क्योंकि उनको देखना था कि यहां पर खाली लीचेन ही मौजूद है या फिर कोई और भी उसके प्लान में शामिल है। इसलिए वो थोड़ा सा सही लम्हे का इंतजार करते हैं और अपना जो एडा था ना उसको संपर्क करने की कोशिश कर रहा था कि उनको भी इसके बारे में बताया जा सके। जो फॉक्स स्प्रेड थी यहां पर तुरंत यूनिटी को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है। वो कहती है कि हालांकि मेरा शरीर ना इस डीमन टावर से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन जो भी इस जंगल के अंदर आता है मेरे फॉर्मेशन के अंदर जाता है मैं उसको कंट्रोल आराम से कर सकती हूं। यूनिटी तो भी अपने कंट्रोल में आ चुका है। वो तुरंत यहां पर यूनिटी की जितनी भी सोल पावर होती है ना उसको एब्सॉर्ब करने के लिए कुछ अपनी आर्मीज को भेज देती है। यूनिटी परेशान हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, मैं कैसे जगह पर आकर फंस गया, मुझे यहां पर कुछ भी करना होगा ना सोच समझ के करना होगा, अगर मैंने एक भी गलत कदम उठाया तो हो सकता है कि मेरी जान चली जाए, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रही है, मैं समझ नहीं पा रहा कि यहां पर है क्या। उस ये चंदगढ़ के बच्चे ने मुझे यहां पर लाकर फंसा दिया, उसके बाद तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। यूनिटी जिस ट्रैप वाले फॉर्मेशन के अंदर फंस चुका था ना वो यहां पर उस फॉर्मेशन को समझने की कोशिश कर रहा है कि कैसे मैं इस फॉर्मेशन को रोक कर यहां से बाहर जा सकता हूं। तो थोड़ा सा वो दिमाग लगाता है, थोड़ी सी अपनी पावर का यूज करता है, तो उस फॉर्मेशन से बाहर निकलने का तरीका काफी हद तक ढूंढ चुका था, लेकिन वो बाहर निकल पाता। इससे पहले वो जो फॉक्स स्प्रेड ने अपनी आर्मी को भेजा था ना यूनिटी की सोल पावर को करने के लिए, तो वहां पर पहुंच जाती है और वो यूनिटी के ऊपर अटैक करने लग गई। यूनिटी यहां पर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन गड़बड़ ये हो जाती है कि अब ना इसी चक्कर में गलत जगह पर पैर रख देता है और इस वजह से ये फॉर्मेशन और भी ब्रूटल अटैक मारना शुरू कर देता है यूनिटी के ऊपर। अगर उसने एक भी गलत जगह पर पैर रखा ना फॉर्मेशन के, तो फॉर्मेशन उसकी जान ले लेगा। उसको सही जगह पर पैर रखते हुए यहां से बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी पावर का यूज करते हुए जितने भी अटैक्स वगैरह आ रहे थे उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अटैक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे और उन्होंने यहां पर यूनिटी को पूरी तरह से जकड़ लिया था। इसके बाद वो आर्मी आकर यूनिटी की सोल पावर को सख्त करने लगी। यूनिटी को तकलीफ हो रही थी, वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो उसकी सोल पावर को सख्त करके सीधा वो जो फॉक्स स्प्रेड की ओरिजिनल बॉडी होती है ना उसमें ट्रांसफर करने लगते हैं। फॉक्स स्प्रेड कहते हैं कि इतने दिनों के बाद मुझे यहां पर ना मेरी ओरिजिनल बॉडी को अच्छे से सेंस करने का मौका मिला। ये फॉक्स स्प्रेड की इसका नाम था होमिया, बड़ा ही प्यारा नाम था, जितनी प्यारी वो दिखती है वैसा इसका नाम भी था। होमिया कहती है कि मुझे इतने से सबर नहीं था, मुझे और चाहिए यूनिटी की सोल पावर, मैं अभी रुकने वाली नहीं हूं। तो अभी और बड़ी आर्मी को भेजती ताकि यूनिटी की और ज्यादा पावर को वो निचोड़ सके। यूनिटी तो अब गया, अब यूनिटी किस तरह से अपने आप को बचाएगा, क्या होगा उसके साथ, तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते